हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हम पॉलिटी सब्जेक्ट का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसको मैं लेके आई हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे तो मैं नेक्स्ट जो है इस वीडियोस को पॉलिटी के जो भी चैप्टर्स हैं उनको कंटिन्यू मैं रखूँगी। ओके, तो चलिए इस जो है परिचय जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है इसे मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटी शब्द को लेकर के। तो पॉलिटी जो शब्द है यानी कि राज्य व्यवस्था, तो ये पॉलिटी शब्द आया कहाँ से है? तो देखिए, पॉलिटी शब्द जो है वो पॉलिस, ग्रीक राज्य जो थे, एंशियंट टाइम में जो ग्रीक राज्य थे उनको पॉलिस कहा जाता था। तो ये पॉलिस शब्द जो है, यहाँ जो पॉलिटी शब्द जो दिख रहा है आपको, ये उसी से लिया गया हुआ शब्द है। अब हम बात करते हैं कि जो पॉलिटी शब्द जो है लिया गया है, इसके अलावा कभी कभी आपको एग्जाम में एक टर्म आता है कि रेस पब्लिका शब्द जो है किसको डिफाइन करता है। तो रेस पब्लिका जो शब्द है ये रोमन राज्य, एंशियंट टाइम में रोमन राज्यों को रेस पब्लिका कहा जाता था। तो ये टर्म भी अगर कभी एग्जाम में आपको भूले भटके दिख जाए तो आप इसको सही कर देंगे कि रेस पब्लिका जो शब्द है ये जो है रोमन राज्यों के लिए यूज किया जाता है। ओके, एंशियंट टाइम में किया जाता था। अभी हम बात करते हैं कि राज्य जो शब्द है, ओके, तो ये राज्य शब्द जैसा कि मैंने अभी बताया पॉलिस से लिया गया है, जो कि पॉलिटी हमारा जो दिख रहा ये पॉलिस शब्द से बना लिया गया शब्द है जो पॉलिटी के रूप में दिखता है। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य यहाँ जो है, अगर हम स्टेट लेवल पे जो अभी हम भारत के 28 राज्य देखते हैं, यहाँ शब्द जो है वो उससे रिलेटेड नहीं है, बल्कि यहाँ राज्य शब्द का मतलब है देश से है। जैसे आपने सुना होगा शब्द भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। ओके, तो यहाँ राज्य शब्द भारत के लिए यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि भारत जो है एक राज्य है, जो टर्म यूज हुआ है वो देश के लिए यूज किया है क्योंकि भारत एक देश है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं कि ये राज्य जो शब्द है ये, इसको सबसे पहले जो है स्टेट के रूप में मैकियावेली के द्वारा दिया गया था। ओके, अगर एग्जाम में कभी पूछ ले कि राज्य जो शब्द के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग मैकियावेली के द्वारा किया गया था, जो कि स्टेटो शब्द से निकला हुआ है। ओके, आगे अगर हम बात करें कि अब हमने समझ तो लिया कि राज्य का मतलब स्टेट शब्द का प्रयोग स्टेट के रूप में हुआ था, किसने करा था? तो मैकियावेली ने करा था। अब हम राज्य को तो समझ लिए, तो आखिर हम किसी क्षेत्र को राज्य कब कहेंगे? इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि हम किसी भी एरिया को राज्य कह देंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक कन्वेंशन हुआ था, मोंटेविडो कन्वेंशन, जो कि हुआ था 1933 में। ओके, इस कन्वेंशन में जो है 4 तरह के क्राइटेरिया को डिसाइड करा गया, 4 ऐसे एलिमेंट बताए गए जिससे को कहा गया कि अगर वो एरिया फुलफिल करता है तो वो राज्य है, यानी वो देश होगा। जैसे पहला जो है भूभाग, दूसरा जो है वो आपको पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, और भूभाग का मतलब क्षेत्रफल से कह सकते हैं, या फिर जो है टेरिटरी इंग्लिश में कह सकते हैं। इसके अलावा सरकार यानी गवर्नमेंट, और संप्रभुता यानी सोवर्निटी। तो ये 4 ऐसे टर्म हैं, 4 ऐसे तत्व हैं, जो भी एरिया इस चीज़ को फुलफिल कर देगा वो उसे हम राज्य का नाम देंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि समझिए इस टर्म को, भूभाग, इसके अलावा जो है पॉपुलेशन जो जनसंख्या है, इसके अलावा अगर हम सरकार, और चौथा हमने बताया संप्रभुता। तो ये 4 जो टर्म है इसको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देती हूँ। अब देखिए, भूभाग यानी क्षेत्रफल, तो कोई भी अगर राज्य हम उसी को कहेंगे, यानी देश उसी को कहेंगे जिसका एक अपना निश्चित भूभाग हो। ओके, जैसे भारत का अपना निश्चित भूभाग है, अमेरिका का अपना निश्चित भूभाग है, ठीक है। तो हर देश जो कि ज्योग्राफी में जितने भी देश आप पढ़ेंगे उसका अपना कोई ना कोई जो है एक निश्चित भूभाग है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम जब जनसंख्या की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर जो देश है जिसका एक अपना निश्चित भूभाग होगा तो उसकी एक जनसंख्या भी होगी, तो ये जनसंख्या है। तो इसके अलावा अगर हम तीसरा जो एलिमेंट की बात मैंने करी वो सरकार, यहाँ सरकार शब्द जो है वो आप इसे हम आंखों से नहीं देख सकते। अगर आप सरकार का मतलब जो है किसी पार्टी से लेते हैं, या फिर जो है समझते हैं कि कोई सांसद है, तो ये सरकार नहीं है। सामूहिक रूप से, यानी जो है जो भी हमारे सांसद हैं, जो भी हमारे छोटे लेवल पे मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, मंत्री परिषद के जितने भी मंत्री हैं, जितने, इसके अलावा मुख्यमंत्री जो राज्यों के होते हैं, प्रांतों में, स्टेट लेवल के, तो ये सबको सम्मिलित रूप से अगर हम मिला देते हैं तब हम उसके लिए सरकार टर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। हमने ऐसा क्यों इस चीज़ को डिफाइन किया? क्योंकि देखिए, भूभाग और जो है जनसंख्या ये सामने आंखों से दिखता है, ठीक है। हम इसको अपनी आंखों से सामने देख सकते हैं। कोई भी एरिया का भूभाग है, अगर आप पूरे भारत का जो है विजिटिंग करते हैं तो पूरे भारत के भूभाग को आप देख सकते हैं। भारत की जनसंख्या है तो भारत की अपनी जनसंख्या है, इसको आप जनसंख्या को आंखों से देख सकते हैं। लेकिन अगर हम सरकार की बात करें तो आप सरकार में सम्मिलित लोगों को देखते हैं, न कि सरकार को देखते हैं। सरकार एक आध्यात्मिक रूप से स्पिरिचुअल वर्ड है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। ओके, और इसके साथ ही सोवर्निटी जो है, संप्रभुता वर्ड है, ये भी जो है आध्यात्मिक वर्ड है, क्योंकि हम जो है इसे हम फील कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अब संप्रभुता का मतलब क्या है? संप्रभुता का मतलब सीधा है कि स्वयं का शासन, यानी अगर भारत जो है उस समय जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के,
ब्रिटिशर्स के जब हम गुलाम थे तो उस समय भी तो हमारे देश में नियम और कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, लेकिन हमारे अंदर हमारे देश की संप्रभुता अपनी नहीं थी। भारत जो है वो एक स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय बाहर यानी किसी और देश के साथ रिलेशन रखना है कि नहीं रखना है, आंतरिक यानी जो देश में है उसकी सिस्टमैटिक व्यवस्था के लिए कोई निर्णय खुद से नहीं ले सकता था। हम इसलिए हम उस टाइम संप्रभु यानी सोवर्निटी हमारा कंट्री नहीं था, लेकिन जब हम स्वतंत्र हो गए तो हमारा देश संप्रभु हो गया, यानी ये हमारा देश चारों क्राइटेरिया को अब फुलफिल करने लगा स्वतंत्रता के बाद। ओके, इतना आप समझ में आया। अब हमने स्पिरिचुअल वर्ड और फिजिकल जो क्यों किया, कभी कभी एग्जाम जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, तो कभी कभी पूछ लेता है कि फिजिकल एलिमेंट जो है राज्य के दो फिजिकल एलिमेंट किन्हें माना जाता है, तो भूभाग और जनसंख्या इन दोनों को है राज्य का फिजिकल एलिमेंट माना जाता है, यानी भौतिक आधार माना जाता है। इसके अलावा सरकार और संप्रभुता इन दोनों को है जो आध्यात्मिक आधार यानी स्पिरिचुअल आधार माना जाता है। ओके, तो हमने इन चारों चीज़ों को देखा कि अगर कोई देश इन चारों को फुलफिल करता है तो उसे हम राज्य कहेंगे यानी देश कहेंगे। इतना समझ में आ गया। और ये आपको आगे हम बात करते हैं, हमने राज्य को तो समझ लिया, अब हम व्यवस्था को भी देख लेते हैं। तो व्यवस्था का सीधा सा सिंपल वर्ड में देखें तो नियम और कानून से है, यानी अगर किसी भी काम को ऐसे समझिए सिस्टमैटिक ढंग से करना है, व्यवस्थित रूप से करना है, तो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ नियम और कानून चाहिए। तो ये यहाँ व्यवस्था टर्म जो है यूज हुआ है, तो ये उसको परिभाषित करता है, नियम और कानून से इसका संबंध है व्यवस्था से। आज अब हम बात करते हैं कि किसी देश को यदि चलाना है तो उसको चलाने के लिए नियम और कानून होने चाहिए। तो अगर उसके लिए कुछ एक बुक पहले से तैयार न किया गया होता तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार अगर आता तो कहता कि हमारा अपना अपना कानून लागू करना स्टार्ट कर देते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लोकतांत्रिक? क्योंकि भारत का अपना एक संविधान है और संविधान से बढ़कर, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, सरकार भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है किसी भी देश को, मेरा सिंपल शब्द में अगर आप समझें कि किसी भी देश को चलाने के लिए उसके कुछ नियम और कायदे कानून होना चाहिए ताकि व्यवस्थित रूप से उसको देश को चलाया जा सके। उसमें जो है हर चीज़ों का एक सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ चले। इसके लिए जो है संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको लिखा गया, ठीक है, भारत का अपना संविधान है। तो संविधान अचानक तो नहीं बना ना, तो कैसे बना वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन किसी भी देश के नियम और कानून को चलाने के लिए जिस किताब में लिखा गया है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी संविधान कहते हैं। ओके, तो अब ये संविधान जो है, संविधान, तो ये संविधान में किसके बारे में लिखा है? जाहिर सी बात है, देश को चलाना है ना, तो किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है। तो ये जो किताब है, इस किताब में किसके बारे में चर्चा होगा? तो जाहिर सी बात है, देश को चलाना है तो सरकार के बारे में चर्चा होगा। एक सरकार होना चाहिए ना, उसके वहाँ के नागरिकों के बारे में चर्चा होगा, उनके अधिकार के बारे में चर्चा होगा। वहाँ अब जाहिर सी बात है, नागरिकों को अधिकार दिया जाएगा तो उसको कुछ कर्तव्य भी उसके होंगे ना, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो जाहिर सी बात है उसके कर्तव्यों की भी चर्चा होगी। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो उसके लिए न्यायालय चाहिए, तो न्यायालय के लिए गठन की व्यवस्था। तो ये यानी कि सीधे शब्द में अगर हम कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो किताब है इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? तो सरकार के बारे में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद जो है, इसके अलावा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो इन सब का गठन किस तरीके से होगा, उनका निर्वाचन किस तरीके से होगा, जो है उनको अगर पद से हटाना हो तो उनका हटाने की प्रक्रिया क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसमें लिखा गया है। अब जाहिर सी बात है, इसको लिखा गया है तो कहानी की तरह अगर लिख गया होगा, इमेजिन कीजिए अगर इसको कहानी की तरह सिर्फ लिख दिया गया होता, स्टार्टिंग किया होगा करके शुरू से लेकर अंत तक, तो हम लोग को जो है पढ़ने में भी दिक्कत होता और समझने में भी दिक्कत होगा। इसलिए भारत का संविधान जो निर्माण किया गया उसमें आर्टिकल्स लिखे गए हैं। क्यों? क्योंकि जो है इसको पढ़ने में आसानी हो, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। इसके लिए अब एग्जांपल देते हैं कि अगर हमको अपने अधिकारों के बारे में जानना है कि संविधान में अधिकारों की चर्चा कहाँ की गई है, तो इसके लिए 12 से 35 जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, उसमें व्यक्ति के अधिकारों की चर्चा की गई है, ठीक है। वैसे ही व्यक्ति के जो है भारत राज्य जो है, राज्यों का संघ है, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में करी गई है कि अगर 2 राज्य हैं भारत के तो उनको एक में मिला दिया जाएगा, तो उसकी मिलाने की प्रक्रिया किस तरह से अपनाया जाएगा। अगर एक राज्य है उसको 2 भागों में तोड़ना है, जैसे बिहार में एक टाइम था कि झारखंड भी था, उसे अलग कर दिया गया था 2000 में, तो अलग करने की प्रक्रिया 2 राज्यों को आपस में मिलाने की, तो ये जो है ये अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 जो संविधान का है भाग 1 में वर्णन किया गया है। तो जाहिर सी बात है संविधान में अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है, आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। आप इतना समझ पा रहे होंगे मेरी बात। क्यों किया गया आर्टिकल का प्रयोग? संविधान में जो भी जिनके बारे में भी हमको जानना होगा, ताकि उसको हम सहूलियत के अनुसार, अगर राष्ट्रपति के बारे में देखना है तो राष्ट्रपति के लिए जो है 56 से लेकर के जो है 61 के बीच में उनकी चर्चा है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य अगर हम चर्चा की बात करें तो जो है 51 यानी 51 के ए में जो है व्यक्ति के मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है।
तो ये संविधान में टर्म यूज करे गए हैं। अब हम बात करते हैं कि संविधान के बारे में अनुच्छेद, ऐसा इतना मैंने डिफाइन इसलिए किया क्योंकि आपको जो है अनुच्छेद शब्द जो है परेशान ना हो कि अनुच्छेद आर्टिकल क्यों है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है। तो दो कैटेगरी कौन सी है? तो एक कोडिफाइड और अनकोडिफाइड, यानी लिखित और अलिखित। एग्जाम में पूछता है कि लिखित संविधान किन देशों का है और लिखित संविधान किस देश का है। तो जैसे भारत एक देश है, उसका लिखित संविधान है। अमेरिका वह देश है जिसका लिखित संविधान है। इसके अलावा रूस भी है। अगर हम अलिखित की बात करें तो उसमें जो है ब्रिटेन आ जाता है, इसके अलावा इजराइल आ जाता है, सऊदी अरब आ जाता है, ठीक है। ये सब देश जो है अलिखित। अब लिखित और अलिखित का मतलब लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि यानी इसका मतलब है लिखा हुआ है और अलिखित का मतलब नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है। कोडिफाइड का मतलब है सिस्टमैटिक ढंग से बैठ करके एक बार में ही अगर संविधान का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर दिया गया हो तो उसे हम कोडिफाइड कहेंगे, लिखित संविधान कहेंगे। आप सबको पता होगा कि भारत का संविधान बनने के लिए जो है 1946 में जो है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था और भारत का संविधान जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन के तैयार हुआ था। यानी कि भारत को का जो संविधान बना उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था और उस संविधान सभा के द्वारा जो है लगभग तब एक ही बार में भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था। ओके, ठीक ऐसे ही अमेरिका वह देश है जिसका पूरे विश्व में सबसे पुराना लोकतंत्र, ठीक है, अमेरिका का माना जाता है, जो कि जो है 1789 में ही उसका संविधान बन करके तैयार हो गया था। इसीलिए एग्जाम में पूछता भी है कि वह कौन सा देश है जिसका सबसे पुराना संविधान है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वह अमेरिका वह देश है जिसका संविधान सबसे पुराना है। अब बात करते हैं सबसे पुराना हुआ तो सबसे नया किसी देश का होगा ना, जो हाल ही में, तो क्यूबा वह देश है जो कि जिसका संविधान जो है नया बन करके तैयार हुआ है, जो कि 2019 में। तो ये एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इसको बताना जरूरी समझा। अब हमने बात करा था कि जिन देशों का संविधान एक बार में ही बैठ करके लिख दिया गया हो तो उसे हम लिखित का नाम देते हैं। लेकिन वह देश जिनका संविधान समय के साथ उसमें फेरबदल होता गया हो और मोनार्की सिस्टम जब था, यानी राजा का शासन जब था, उस समय से ही वो संविधान वैसे ही उसमें फेरबदल, कुछ चीज़ों को जोड़ करके, कुछ नियम कानून ऐड करके, कुछ नियम कानूनों को हटा करके एंशियंट टाइम से ही जो चला आ रहा हो उसे हम अलिखित संविधान कहते हैं। क्योंकि उसका संविधान एक बार में तैयार नहीं हुआ है, समय समय पर उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई है, कुछ चीज़ों को हटा दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा संविधान ब्रिटेन का है, इजराइल का है, सऊदी अरेबिया का है, इन सब देशों का है। तो आप आई होप समझ पाए हो कि कोडिफाइड और अनकोडिफाइड में क्या अंतर है, लिखित और अलिखित में। अब हम कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सबसे पुराना संविधान तो अमेरिका का है, सबसे नया मैंने जैसे कि बताया आप सबको कि क्यूबा का है। अब हम बात करते हैं, कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि सबसे छोटा संविधान किन देशों का है और सबसे बड़ा संविधान किन देशों का है। तो देखिए, छोटा संविधान जो पूछता है तो इसके 3 क्राइटेरिया है। एक शब्दों के आधार पर पूछता है, वह कौन शब्दों के आधार पर अगर पूछ दे कभी, अभी एग्जाम का पैटर्न जो है थोड़ा हाई हो चुका है तो क्वेश्चन का लेवल भी जो है थोड़ा सा बहुत ही समझ वाला कंसेप्चुअल पूछने जाने लगे हैं। तो इसलिए जो है शब्दों के आधार पे, अनुच्छेद आर्टिकल्स के आधार पे और जो है लोकतांत्रिक आधार पे 3 क्राइटेरिया में सबसे छोटा में पूछ सकता है। ओके, अगर सिंपल पूछे कि सब शब्दों के आधार पे कौन सा ऐसा देश है जिसका संविधान छोटा है, तो वह मोनाको ऐसा देश है जिसका संविधान सबसे छोटा है शब्द के आधार पर, वर्ड्स, यानी उसके संविधान में शब्द कम है। इसके अलावा अगर आर्टिकल के आधार पर देखें तो अमेरिका वह देश है जिसके मात्र 7 आर्टिकल है, 7 ही आर्टिकल उसके संविधान में लिखे गए हैं। ओके, तो सबसे छोटा है। अगर हम लोकतंत्र के आधार पर देखें कि विश्व में सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश जिसका कॉन्स्टिट्यूशन है वह कौन है, तो वो जो है नॉर्वे ऐसा देश है जो कि सबसे छोटा है, ठीक है। इस तीनों क्राइटेरिया को भारत अकेले फुलफिल करता है, यानी कि ये तो छोटा रहा। अगर हम सबसे बड़े की बात कर ले तो भारत वह देश है जिसका सबसे बड़ा संविधान है शब्दों के आधार पर, यानी वर्ड्स भी भारत के संविधान में बहुत हैं। इसके अलावा जो है आर्टिकल के भी आधार पर इंडिया जो है एक सबसे बड़ा भारत का संविधान है, अनुच्छेद के आधार पर भी। और जाहिर सी बात है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, तो भारत जो है लोकतंत्र के आधार पर भी सबसे बड़ा है। इतना तो आप सब समझ पाए हो। अब हम बात करते हैं, ये तो इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैंने संविधान का मीनिंग समझाने का प्रयास किया और सबसे पहले पॉलिटी वर्ड को डिफाइन किया। कुछ चीज़ें, संविधान तो हमारा बुक है, लेकिन इस बुक के अलावे भी जो है और भी चीज़ें देश को चलाने की जरूरत पड़ती है। यानी संविधान तो हमारा है ही जिसमें सरकार के बारे में चर्चा है, कुछ नियमों की जरूरत थी जिसको संविधान में न रख करके उसके लिए अलग से ही जो है कानून बना दिया गया, ठीक है। उन कानूनों को, उन कानून के बुक को हम अलग से देखते हैं, समझते हैं। तो इसी के बारे में फिर आपको हम बताते हैं। जैसे संविधान के अलावा जो है आप सुनते होंगे हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ होता है। इसके अलावा जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये सब
जो कानून की किताबें हैं इसमें जो है पूरी तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से है। अगर मान लीजिए अगर 2 कंपनियों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने जो है पे क्या प्रावधान, सज़ा का प्रावधान होगा, इसके लिए जो है सीपीसी के अंतर्गत जो है उस पे कौन सा सेक्शन लगाया जाएगा, इसकी चर्चा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखिए कि अगर हिंदुओं में जो है शादी यानी विवाह से लेकर के जो है तलाक के मुद्दे तक हैं, या फिर बेटियों को कौन कौन से अधिकार जो है दिए जाने चाहिए, बेटों को कौन कौन से अधिकार दिए जाने चाहिए, पिता की संपत्ति जो है पुत्र को जो है कैसे हस्तांतरित उन्हें कैसे मिलेगा, यानी कि तो इन सब की चर्चा हिंदू पर्सनल लॉ में है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी विवाह तलाक, इसके अलावा बच्चे को, उनके बच्चों जो भी बच्चे हैं उन बच्चों को है, उनके लगभग बेटियों का भी जो है अधिकार दिया जाता है, उनके पिता के संपत्ति में बेटियों का भी अधिकार दिया जाता है। तो इस ये सब जो कानून व्यवस्था है ये सब जो है ये सिविल केसेस कहलाते हैं। अगर इसमें किसी भी तरह का जो है विवाद उठता है, मान लीजिए कोई, अभी तो हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुत जो है एक साथ को रिलेट करने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, एक जैसा जो है एक नियम बनाने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, अभी जैसा कि आपने सुना भी होगा कि लड़कियों को भी जो है पिता की संपत्ति में अधिकार दे दिया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो आप सुनते हो ये सब कैसे मामले हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड है। अगर पिता अपनी कोई ज़मीन बाहर से किसी और से खरीदता है तो उसके खरीदने की जो प्रोसेस होती है, अगर वो चाहे तो अपनी बेटों बेटियों को दे सकता है, चाहे तो उसे ट्रस्ट में भी दान कर सकता है। तो ये जो चीज़ें सब हैं, तो ये कानून जो भी प्रॉपर्टी लॉ है उसमें पूरी तरीके से लिखा गया है। अगर उस लॉ का कोई उल्लंघन करता है तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, और उस पनिशमेंट के लिए इसका सहारा लिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी प्रोसीजर नहीं लिखा गया होता बुक के माध्यम से, तो कोई भी वकील होता, कोई भी नागरिक होता, हर कोई अपना अपना प्रोसीजर अपने अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करता, कहता कि नहीं मेरा प्रोसीजर, मेरा प्रक्रिया सही है। ठीक है, न्याय दिलाने की। तो इस चीज़ों से बचने के लिए ऑलरेडी जो है एक प्रक्रिया को लागू रखने के लिए नागरिकों पर किसी तरह का विवाद न हो, इसके लिए जो है ऑलरेडी सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड, यानी हिंदी में अगर कहें तो व्यवहार प्रक्रिया संहिता, जिसको सिविल प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं, जो कि 1908 से ही लागू है। ठीक है, जब हम गुलाम थे तभी से लागू रखा गया है इसको। ओके, तो इसमें जो है सीपीसी में जो है दीवानी मामले होते हैं। आमतौर पे इसमें जो है किसी व्यक्ति को यदि जो है मुजरिम करार दिया जाता है, अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है, या कोई व्यक्ति, दो लोग आपस में तलाक लेना चाहते हैं, या फिर जो है अगर पिता या भाई अपनी बेटियों को जमीन जो भी है अपनी संपत्ति में अधिकार देने से मना कर देता है, तो ये सब अगर मुकदमे इस तरह के होते हैं तो ये केसेस सिविल केसेस में जाते हैं। ठीक है, दीवानी मामले जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें आमतौर पे व्यक्ति को जो है तुरंत जेल में जो है नहीं डाल दिया जाता है, बल्कि उस पर जो है कुछ मुआवजे, या फिर उसको जो है सिविल जज के द्वारा जो है बातों को समझाने की कोशिश करी जाती है, इस चीज़ को सिविल तरीके से हैंडल करने की कोशिश करी जाती है। अगर कोई व्यक्ति फिर भी उस बात को मानने से इनकार कर देता है, जैसे एग्जाम्पल में अगर दो लोग आपस में करके व्यापार शुरू करते हैं कोई, और एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के तहत दो लोग आपस में व्यापार करने की शुरुआत करते हैं, और बीच में ही कोई दूसरा वाला व्यक्ति जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, तो उस दरमियान जो पहला व्यक्ति उसके साथ जुड़ा हुआ था वो कोर्ट में जाएगा, तो वो ये मामला जो है वो सिविल कोर्ट में ही जाएगा, और इसके तहत उस पर मुआवजा यानी उस पर जो है पनिशमेंट के तौर पर उस पर पैसे का जो है चार्जेस लगाए जाएंगे कि आपको इतने पैसे देने होंगे। ठीक है, अगर वो पैसे नहीं देता है, इनकार कर देता है, तब जाकर के जो है उसे जेल में तब डाला जाएगा। ठीक है, तो आमतौर पे जो है समझ रहे हो आप बात, आमतौर पे इसे सिविल जज के थ्रू जो है सिविल कोर्ट में जो है जो भी सिविल केसेस पहुंचते हैं उसका निपटारा जो है समझौता के आधार पर करा दिया जाता है। ठीक है, दो लोग अगर तलाक लेना चाहते हैं तो तलाक उनके बीच कराया जाता है, या फिर इसके अलावा जो भी मुद्दे होते हैं वो सिविल होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सीपीसी जो है इसमें लगभग जो है जैसे हमने संविधान में बताया आप लोग को कि संविधान में आर्टिकल शब्द का सहूलियत के लिए, ताकि हम आराम से चीज़ों को पढ़ सके, इसके लिए आर्टिकल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद जिसको हम कहते हैं किया गया है। लेकिन जो बुक्स है सीपीसी बुक है, इस बुक में जो है अनुच्छेद न यूज करके बल्कि सेक्शन का प्रयोग किया गया। पॉइंट में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं हर टॉपिक के बारे में, तो अलग अलग टॉपिक के लिए जो भी यूज करा गया है वो सेक्शन का यूज करा गया है, जिसे हिंदी हम में धारा कहते हैं और उर्दू में दफ़ा कहते हैं। ओके, तो इसमें लगभग 1 से लेकर के जो है 1 से 58 तक जो है सेक्शन के रूप में बांटा गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसमें जो है आमतौर पे सीपीसी में जो है राइट्स की, अधिकारों की मांग करी जाती है। ठीक है, कि हमें जो कोई भी व्यक्ति अगर अपने अधिकारों की मांग आमतौर पे करता है तो ये राइट जो है सीपीसी के अंतर्गत ही मिलता है। ठीक है, और ये जो प्रोसीजर है किसी व्यक्ति के उसके अधिकारों को दिलाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिस
के तहत कोर्ट के द्वारा इसे ही जो है CPC कहा जाता है। ठीक है, इतना आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। अब हम बात करते हैं कि CPC ये तो रहा सिविल मामलों की सुनवाई होती है, ठीक है, जिसमें शादी तलाक, इसके अलावा जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड मुद्दे होते हैं इसमें। इसके अलावा जो है IPC, जो कि 1960 में जो है मैकाले के टाइम जब हम गुलाम थे तभी से इसको रखा गया है। ठीक है, जिसका हिंदी मतलब है भारतीय दंड संहिता। ठीक है, ये भी एक किताब है। ठीक है, और इस किताब में भी जो है इंडियन पेनल कोड, जो कि जो है 1860 में ही जो है इसे लाया गया था, और उसी समय से जो है आज भी हम इसको ले करके उसी को अपनाए हुए हैं, उसमें कुछ थोड़ा बहुत संशोधन करके। ठीक है, तो इसमें जो है लगभग जो है 511 इसमें भी सेक्शन है। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिएगा कि संविधान को छोड़ करके जो भी उसके अलावा लॉ बनाए गए हैं, ठीक है, उसमें जो है चाहे वो CPC हो, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड हो, इसके अलावा IPC हो, इंडियन पैनल कोड हो, इसके अलावा CRPC हो, ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इन सब में जो है आपको अनुच्छेद न मिल करके इसमें जो है आपको सेक्शन देखने को मिलेगा। सेक्शन का हिंदी धारा होता है, और फिर जो है उर्दू में इसे दफ़ा भी कहते हैं। ठीक है, आप सबने मूवी में भी सुना होगा कि दफ़ा 302 के तहत किसी व्यक्ति को मुजरिम अगर करार दिया जाता है तो ताज़िर-ए हिंद दफ़ा 302 के तहत जो भी व्यक्ति अगर मुजरिम उसे करार दिया जाता है तो उसे करार देते हुए सज़ा सुनाई जाती है जज के द्वारा। ठीक है, तो आइए हम बात कर रहे थे कि लगभग जो है 1 से लेकर के जो है 511 तक अनुच्छेद, जो अनुच्छेद संविधान में है, यहाँ पे अनुच्छेद ना होकर के सेक्शन है। 395 संविधान में अनुच्छेद है, लेकिन यहाँ पे 311 जो है सेक्शंस है। CRPC में कितने सेक्शन है? तो 1 से 58 तक है, 1 से लेकर के 58 तक है, जबकि इंडियन पेनल कोड में 511 तक है। ठीक है, 1 से लेकर 511 तक। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है ना, जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं तो चैप्टर होता है, और चैप्टर में भी पॉइंट टॉपिक होते हैं पढ़ने के लिए। ठीक वैसे ही जो है इसमें भी जो 23 चैप्टर हैं। ठीक है, तो कभी अगर पूछ लेता है एग्जाम्स में तो आप याद रखेंगे कि इंडियन पेनल कोड में लगभग 23 चैप्टर हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमने CPC को देखा, तो इसके अलावा अब हम जो देख रहे हैं IPC को, तो इसमें जो है ना किसी व्यक्ति को ये जो है पुलिस के द्वारा अपनाया जाता है। यानी कि इस संहिता में, संहिता यहाँ कोड जो लिखा गया है भारतीय दंड संहिता जो है, इसमें जो है ना किसी भी क्राइम की परिभाषा दी गई है, और अगर उस क्राइम को करने के बाद किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो उस पर कौन सा धारा लगाया जाएगा, इसकी चर्चा इस संहिता में कर दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो है किसी के साथ रेप करता है, ठीक है, किसी के साथ चोरी, मतलब कहीं चोरी करता है, डकैती करता है, इसके अलावा जो है फिर जो है कोई भी किसी को किडनैप कर लेता है, गैंग रेप होता है, तो ये सारे केसेस, अगर जो भी ये सारे क्राइम होते हैं और इन क्राइम पे जो केस बनते हैं इसके लिए, तो इसमें जो भी धारा का सेक्शन यूज करा जाता है वो इंडियन पेनल कोड के तहत ही करा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हत्या करने की कोशिश अगर किया गया है तो उस पर कौन सा सेक्शन लगाया जाएगा, तो उस पर 307 सेक्शन लगेगा। हत्या करने की कोशिश पर 307, और हत्या किया और वो मर गया व्यक्ति, ठीक है, हत्या कर मतलब उसको पूरी तरीके से अगर किसी व्यक्ति ने मार डाला है, उसकी हत्या कर दी किसी व्यक्ति की, तो उस पर 302 लगता है। ठीक है, तो इसके अलावा किसी भी लड़की के साथ अगर रेप होता है तो उस पर 376 सेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हत्या करी जाती है तो उस पर तो हमने बताया ही 302 लगते हैं। तो ये सब सेक्शन है, धाराएं हैं जो कि पुलिस के द्वारा लगाई जाती हैं। अब आई होप समझ पा रहे हो। अब हम बात करते हैं CRPC क्या है। तो देखिए CRPC का संबंध जो है ना, ये भी प्रोसीजर ही है। ठीक है, यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता इसे हिंदी में कहते हैं। और इसे कब लाया गया था? तो इसे लाया गया था आज़ादी के बाद से लाया गया था, जो कि 1973 में लाया गया था। ठीक है, और इसे पूर्ण रूप से जो है लागू किया गया था पूरे देश में, वो किया गया था 1 अप्रैल जो है 1974 में किया गया था। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, आप आराम से देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है कि ये जो CRPC जो है, ये दंड प्रक्रिया संहिता जो है, ये कब अपनाया जाता है? तो जब पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करने के बाद उसे जो है 24 घंटे के अंदर जो है उसे जज के सामने पेश करना होता है। ठीक है, ये लिखा गया है। तो अब जब पेश किया जाता है तो उस पर किस तरीके से जो है उस पर कार्रवाई करी जाएगी, उसका सबूत, उसके लिए गुनाह उसने करा है तो वो कैसे उस गुनाह को अपनाएगा, उस पर किस तरीके से है, अगर वो व्यक्ति साबित हो जाता है कि उसने क्राइम करा है तो उसके बाद उसे जेल में कैसे रखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना, उस व्यक्ति पे जो है मुजरिम करार दिए जाने के बाद, उस गुनाह उसके साबित हो जाने के बाद, उस पर जो भी ये सारी जो प्रक्रिया चलती है, इस प्रक्रिया को हम CRPC में पूरी तरीके से जो है लिखा गया है। ठीक है, वरना अगर नहीं लिखा गया होता तो आम व्यक्ति भी अचानक जज के पास पहुंच जाता। ठीक है, अगर मान लीजिए पहुंच जाता, वकील की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, पर ऐसा नहीं है।
क्योंकि एक आम व्यक्ति जा करके जज के सामने बातचीत नहीं कर सकता, उनके सामने जो भी गवाह है अपने, जो भी उसके बेगुनाही की सबूत है वो नहीं दे सकता, और जज मानेगा भी नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति को अपने गुनाह को साबित न करने का, या फिर अगर उसने गुनाह करा है तो उसको अपनाने का, ये सब जो भी प्रोसीजर है उसको पता ही नहीं है। तो इसके लिए वकील होते हैं, इसीलिए वकील होते हैं, क्योंकि वकील जो होते हैं उन्हें पूरी प्रक्रिया पता होती है, प्रोसीजर जो भी प्रक्रिया है वो पता होता है कि किस तरीके से जो है जज के सामने पेशकश देना है अपने सबूतों को, ठीक है, अपने जो भी उनके व्यक्ति होते हैं, यानी जिस व्यक्ति का वो वकील होता है, तो वकील अपने जो है जो भी उसके कस्टमर होते हैं, ठीक है, तो उनकी हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है सीआरपीसी में लिखी गई है, और सीआरपीसी में जो भी सेक्शन बने हुए हैं वो सेक्शन जो है लगभग जो है 484 सेक्शन है, जिसे हिंदी में धारा, उर्दू में दफ़ा कहते हैं, और इसमें भी जो है चैप्टर हैं जो कि जो है 37 चैप्टर है, ठीक है। तो आई होप समझ पाए हो आप इस चैप्टर को, यानी कि आप अंतर समझ पाए हो सीपीसी में, इसके अलावा आईपीसी में और जो है सीआरपीसी में। बेसिकली सिंपल शब्दों में अगर समझे तो देखिए, संविधान को हम पढ़ते हैं तो हमारे देश के लिए पढ़ते हैं, हर नागरिक पढ़ते हैं। इसके अलावा जो लोग तैयारी करते हैं एसआई लेवल का, वो लोग जो है आईपीसी जो संहिता हमारा है इसको पढ़ते हैं, और सीआरपीसी जो वकील वगैरह बनते हैं वो लोग पढ़ते हैं। तो आईपीसी का यूज जो है पुलिस जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना होता है किसी क्राइम के लिए, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो डकैती हो, चाहे वो किसी भी तरह का क्राइम हो, तो उस पर पकड़ते वक्त उस पर जो धारा लगाया जाता है वो पुलिस के द्वारा, यानी आईपीसी का प्रयोग जो है पुलिस करती है, जबकि सीआरपीसी का प्रयोग जो है वो जज करते हैं, ठीक है। और जज जो है उस व्यक्ति पे चार्जेस जो भी लगाते हैं, ये सब सीआरपीसी का प्रयोग जज द्वारा किया जाता है, ठीक है। और जब उस व्यक्ति को जेल में रखा जाता है तो जेल का अपना ही एक जेल पुलिस होते हैं, तो रहन सहन उसकी ये सब अलग होती है, ठीक है। वहाँ पे व्यक्ति को ऐसा तो नहीं है ना कि किसी व्यक्ति ने क्राइम करा है तो उसे जेल में डाल के मार डाला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति जब क्राइम करता है तो उसके क्राइम की सज़ा सुनाई जाती है, और उसको एक मानवता के अनुसार जेल में रखा भी जाता है, उसके खान पान का ख्याल रखा जाता है। अगर वो बीमार पड़ता है तो जो है उसकी इलाज ट्रीटमेंट भी होते हैं, आप सबने मूवी में भी देख रखा होगा, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपने पूरा देखा, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।